ऐसे ही बोलते थे सुमुना सिंह जी। तो हमने कहा ले लीजिए, बहुत काम किया है उन्होंने, 4-5 संकलन आ गए उनके नवगीत के। और ठीक है, संस्कृत निष्ठ भाषा है उनकी, तत्सम शब्दावली है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। भाषा को लेकर के और तत्सम और तद्भव को के झमेले को लेकर के किसी की कंटेंट को पूरी तरह से खारिज कर देना या न लेना, ये बात ठीक नहीं है। तो सुमुना सिंह को कुछ समझ में बात आई, बोले अच्छा ठीक है ले लेते। तो इंद्र जी हो गए, इस तरह से 10 आदमी हो गए। हाँ, फिर अब बोले कि आपको लेना है हमको, और 2-3 आदमियों के नाम और बता। बोले नईम, हाँ नईम तो आ गई थी पहले में। तो बोले कि कुछ नाम, बोले कि माहेश्वर का नाम छूट गया, माहेश्वर का लेना है। ये उनके पसंदीदा लोग थे सुमुना सिंह के। माहेश्वर को लेना है, और बुद्धनाथ रोज पीछे पड़ा रहता है, इसको भी लेना है, और दिनेश सिंह को लेना है, गुलाब सिंह को लेना है। ये सारी बात उन्होंने बताई, 5-7 लोगों के नाम उन्होंने बताया। तब हम नवगीत की पूरी फॉर्म में आ गए थे जी, खूब पढ़ते थे, नए लोगों को भी खूब पढ़ते थे। तो लेकिन कुमार रविंद्र के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, इनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे, और पढ़ा भी नहीं था जी। तो हमने बोलते इसका सूर्यभानु गुप्त का नाम हमने प्रपोज किया, तो बोले सूर्यभानु पर सहमति बन गई। बोले हाँ ठीक है, सूर्यभानु ठीक है। बोले कि नवगीत की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और छपते भी खूब हैं। धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी में, सारी पत्रिकाओं में नवगीत उनके खूब छपते हैं, उनको लिया जा सकता है। ले लिया सूर्यभानु को। बाद में 10 आदमी सेलेक्ट हो गए, तो कुमार शिव आ गए, अनूप शेष आ गए, हम हो गए 3, ओम प्रभाकर 4, गुलाब सिंह 5, उमाशंकर तिवारी 6, और श्री कृष्ण तिवारी 7, और कुमार रविंद्र 8, और अमरनाथ श्रीवास्तव और माहेश्वर तिवारी। इस तरह से 10 आदमी पूरे हो गए। अब बुद्धनाथ फिर भी छूट गए, दिनेश सिंह रह गए। बोले कि दिनेश सिंह को नहीं छोड़ा जा सकता, दिनेश सिंह को लेना है। बोले कि ये तो टीम हमारी बन गई, इसमें से, मैंने कहा इसमें से खारिज कर। सूर्यभानु गुप्त का उनका नाम था, कुमार रविंद्र का नाम नहीं था। तो अब बोले कि इसमें से किसी को नहीं निकाला जा सकता, तो अब तीसरा दशक बनाओ, एक खंड और निकाला जाए। यहाँ से फिर तीसरा दशक बनने की योजना शुरू हुई। तो तीसरे दशक में 3 नाम तो फाइनल हो गए, दिनेश सिंह, बुद्धिनाथ मिश्र, विनोद निगम, ये 3 नाम फाइनल हो गए। बोले कि अब बाकी लोगों का को ढूंढना है एज ग्रुप के हिसाब से, जो इनसे कम उम्र के हो, ऐसे लोगों को ढूंढना है। मैंने कहा साहब समय लगेगा डॉक्टर साहब, मतलब इसमें थोड़ा सा, और हमारा नए लोगों से ज्यादा हमारा संपर्क भी नहीं है, परिचय भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है उनको हमने। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, श्री कृष्ण तिवारी वगैरह और इनको उमाशंकर तिवारी को बोल देते हैं, तो ये ढूंढते तो कर लेंगे, बाकी मतलब खाना पूर्ति कर लेंगे। फिर बाद में तीसरे दशक में उन लोगों ने सब, ये सुधांशु उपाध्याय वगैरह सब ये लोग लाए ढूंढ के, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हमारा रोल नहीं है, क्योंकि हम सुधांशु को हम पसंद नहीं करते। हमने जहीर कुरैशी का नाम जरूर प्रपोज किया था। मैंने कहा जहीर कुरैशी का एक संकलन आया था गीतों का, नव गीतों का, तो जहीर मित्र भी था हमारा यार जी। तो जहीर का नाम ने, बोले सुमुना से एग्री हो गए, तुरंत एग्री हो गए। बोले हाँ ठीक है। तो दिनेश सिंह, विनोद निगम, बुद्धिनाथ मिश्र और जहीर कुरैशी 4 हो गए। अब बाकी बोले कि ठीक है, बाकी अपन 2 की पांडुलिपि जमा करके दिल्ली से हम आते हैं,
उसके बाद में फिर सोचते हैं और हाथ पैर मारते हैं बाकी लोगों की तलाश में। तो ये दोनों पांडुलिपि लेके चले गए दिल्ली। तो देवेंद्र शर्मा इंद्र सेन की चिट्ठी पत्री मतलब पत्र व्यवहार शुरू हो गया था। तो देवेंद्र शर्मा इंद्र के घर रुके तो उनके यहाँ भोजन पानी हुआ, खूब स्वागत सत्कार हुआ। इंद्र जी ने स्वागत सत्कार तो बहुत बढ़िया करते हैं, मैं गया 2-3 बार गया उनके यहाँ, समझे, बहुत आत्मीय व्यवहार रहता था उनका। तो वहां रुके। अब इंद्र जी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये कहाँ आप ये सूर्यभानु गुप्त को रखे हो, आप इसको हटाओ, आप कुमार रविंद्र को ले लो, बहुत बढ़िया गीतकार है, फलाना धमाका है। बोले कि ये देखो मेरे पास गीत पड़े हैं उसके, कुमार रविंद्र के गीत वहाँ लाए ढूंढ के, कुमार रविंद्र के। और दूसरे दशक में उन्होंने इंद्र जी ने सूर्यभानु को अलग कर दिया। अच्छा, कुमार रविंद्र को घुसेड़ दिया। बनी हुई पांडुलिपि में से सूर्यभानु को अलग कर दिया, बताइए। और जो हमको जानकारी नहीं जी, हमको तो बहुत बाद में पता चला है। जब किताब छप गई हमारा दिमाग भंडा गया था बहुत ज्यादा, दादा से ज्यादा। खूब हमने बहुत लंबी मतलब गुस्से में एक चिट्ठी लिखी थी मुनाज सिंह को, बहुत खींच के। तो बाद में लिखी थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ योगेंद्र दत्त शर्मा हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, राजेंद्र गौतम है, बहुत बढ़िया लिखते हैं। अब दो आदमियों का नाम उन्होंने घुसेड़ दिया। तो 4 और 2 6 हो गए। अब उन्होंने यानी 2 लोग तो घुसेड़ दिए, तीसरा और कोई था, 2 ही थे दिल्ली वाले, यही होंगे, राजेंद्र गौतम और योगेंद्र शर्मा, 2 लोगों का नाम घुसेड़ दिए। अब मुनाज सिंह अब क्या कहते, हमने जब उनको मुनाज सिंह को घेरा और चर्चाएं की जब इस तरह से खुल के, तो उन्होंने यही कहा था कि यार मैं वहां के यहाँ रुका था, उनका नमक खाया था तो थोड़ा तो करना पड़ा। मैंने बढ़िया है, फिर काहे को दुनिया भर की बातें करते हो आप, हैं? तो तीसरे दशक से हमारा मतलब थोड़ा सा हल्का सा मतभेद मुनाज सिंह से हो गया था। फिर हमने कोई रुचि नहीं दिखाई तीसरे दशक के रचनाकारों के उसमें ढूंढने में या चयन में, हमने कोई भूमिका नहीं की। फिर उन्होंने मतलब योगेंद्र शर्मा को ले लिया, राजेंद्र गौतम को ले लिया, सुधांशु उपाध्याय हो गए और विजय किशोर मानव हो गए, जिनको हमने कभी पढ़ा नहीं था विजय किशोर मानव को। अब ये रहे हैं पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग रहे हैं, कोई रचनाकार इतने बड़े गीतकार तो नहीं रहे। विजय किशोर मानव हो गए, एक अखिलेश कुमार सिंह थे कोई बनारस के, नया लड़का बिल्कुल, वहाँ CSIR में मतलब काम करता था, साइंटिस्ट था, गीत अच्छे थे उसके, तो एक उनको ले लिया शंभुनाथ जी ने। इस तरह से कितने हो गए, लगभग पूरे हो रहे हैं। 10 आदमियों का कोटा उन्होंने पूरा कर लिया। और उस दौर में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण लोग छूट गए, उनमें नचिकेता वगैरह भी रहे, नचिकेता शांति। नचिकेता के बारे में क्या है कि बिहार के लोगों के बारे में उनका एटीट्यूड अलग था। वो राजेंद्र प्रसाद सिंह को अच्छा गीतकार नहीं मानते थे जी। भले ही उनने गीतांजलि का संपादन किया और चर्चित रहे और खूब चर्चित रहे, और वहाँ बिहार में पूजे जाते थे वो एक नवगीतकार के रूप में। नवगीतकारों को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने गीतांजलि से का ये किया, प्रकाशन किया। तो ये उन्होंने मतलब क्या है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह को भी अच्छा गीतकार नहीं माना जी, तो नवगीतकार के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और नचिकेता और शांति सुमन के बारे में उनका कहना ये था कि ये सही गीत लिखते, इनको छंद की तमीज नहीं है, ये छंद गलत लिखते हैं जी, इनको लय साधना आता ही नहीं है, इनका शब्द विन्यास सब लड़खड़ाता हुआ है बिल्कुल, कहीं कोई सही गीत इनका एक भी नहीं मिलेगा। शांति सुमन का, नचिकेता का, ये शंभुनाथ सिंह के डायलॉग है, मेरे पास पत्र रखे हैं उनके। बोले कि कंटेंट से क्या होता है जी,
कंटेंट तो होता ही है, होगा, होना ही चाहिए, लेकिन जब तुम नवगीत की बात कर रहे हो तो उसमें नवगीत की जो शर्तें हैं उस पर खरा उतरना भी तो बहुत जरूरी है ना जी। तो जब गीत को तुम ठीक से साध नहीं पाते हो तो फिर नवता का क्या अर्थ रह गया? फिर नए भावबोध का क्या मतलब रह गया? कुछ नहीं। पहले उसको साधो तो जी। विन्यास तो करो अपने कंटेंट को। वो जो विन्यास है, विन्यास में करने में ही तो सब लड़खड़ा जाता है, लय गड़बड़ा जाती है, कहीं का शब्द कहीं आ जाता है और रिदम टूट जाती है, लय टूट जाती है, वो फ्लो नहीं आ पाता। तो ये शांति सुमन में तो बहुत ढेरों गलतियां हैं इस तरह की जी। हर गीत में लगभग, भले ही उन्होंने कितना ही बड़ा भारी बात कही हो, लेकिन सवाल ये है कि उस गीत को साधना जो है ना, ये भी बहुत जरूरी होता है। हमने देखिए कितने लंबे लंबे मीटर के गीत लिखे हैं, लेकिन हमारी रिदम कहीं टूटती नहीं है, हमारा सीक्वेंस कहीं लड़खड़ाता नहीं है, वो फ्लो कहीं लड़खड़ाता नहीं है, वो तारतम्यता बनी ही रहती है शुरू से अंत तक। वो इनमें वो नहीं है। इस मनोज ने खुद कही थी जी। बोले कि आपके गीतों में देखिए एक से एक लंबे मीटर के गीत हैं आपके, लेकिन वो फ्लो बना रहता है, वो पूरा रिदम बनी रहती है, कहीं टूटती है फ्लो नहीं टूटता। लेकिन नचिकेता में, शांति सुमन में ये चीज नहीं है, लेकिन इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। अच्छा, 90 के बाद 90 तक में तो इनका ये नवगीत और सती भी आ चुका था मेरे ख्याल से, और तो 90 के बाद नवगीत के कंटेंट में किस तरह के बदलाव आपको दिख रहे हैं? 90 के बाद मैंने ज्यादा लोगों को पढ़ा भी नहीं है भाई, क्योंकि पहले जिस तरह की लोक संपत्ति रही है तो लोक का 90 के बाद के लोगों को मैंने, जो नए जो लोग हैं उभर के आए हैं, बहुत हैं उनमें अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने उनको पढ़ा नहीं है। फुटकर मतलब उनकी कविताएं जरूर मैंने पढ़ी हैं, 2-4 कवियों की, लेकिन मतलब उनको एक समग्र रूप से एक गंभीरता पूर्वक पढ़ा नहीं मैंने किसी को। जी। 90 के बाद के लोग, आपकी पीढ़ी के लोगों को तो पढ़ा है जी। आप हो गए, आनंद तिवारी हो गए, दाहिया हो गया, मनोज जैन हो गए, अवनीश चौहान हो गए, ये और हाँ, आप लोगों के जो समकालीन हैं इनको तो लगभग हम लोगों का जो लेखन शुरू हुआ है, हाँ, हम हैं आनंद तिवारी हैं या रामकिशोर दाहिया, ये जो 9वां दशक है वो उसके मध्य से 85 के आसपास से ही शुरू होता है। अच्छा। और ये अवनीश वगैरह हैं, ये और बात 2005 के बाद के हैं, मतलब हमारा लेखन शुरू करने के 15-20 वर्षों बाद के हैं। अवनीश भी और मनोज जैन, मधुर भी, हाँ, ये भी बात के हैं। हाँ, ये भी बात के हैं। हमारे समय के लिखने वालों में तो आप 90 के 85-90 के आसपास आप लोगों का लेखन शुरू हुआ है जी। और वही समय शायद इसका भी रहा होगा, ये रमाकांत, विनय भदौरिया, हाँ, ये लोग उसी समय के हैं। हाँ, विनय भदौरिया तो और पहले के होंगे आपसे। हाँ, लेकिन लिखने का जो समय है वो 80 के बाद से ही इनका है। ये हाँ 80 के बाद का ही है, 80 के बाद का ही है, मतलब उसी दशक में, 9वें दशक के ही हैं ये। विनय भदौरिया, रमाकांत तो ये हमारी पसंद के लोगों में से तो नहीं है हमको। हाँ, मैंने चर्चा की, क्योंकि अभी मुझे जो लग रहा है, अब नवगीत के रूप में नवगीत की सीमाएं निर्धारित कर पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है कि अब गीत कहाँ है, नवगीत कहाँ है। अब गीत और नवगीत सब गठबंध हो गए हैं, और तो कुछ समझ में नहीं आता कि नवगीत से, नवता से और आधुनिकता बोध से इन नए लड़कों का क्या आशय है, क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये कुछ समझ में आता नहीं है। और फॉर्म को लेकर के भी मतलब दुनिया भर की दुविधाएं हैं उन लोगों के अंदर, लिखने वालों के अंदर भी बहुत सारी दुविधाएं हैं जी जी। तो वो, और दूसरा शिल्प के बारे में, भाई शिल्प विधान कोई एरिगेरी चीज नहीं है ना, शिल्प विधान ही तो मेन होता है। हाँ, कंटेंट तो सबके पास होता है जी जी। उस कंटेंट को, उसको एक लेआउट करना, उसका यही तो शिल्प है जी जी। तो वो हर एक के पास नहीं होता।
उसको वो इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको अपनी बात को कहने के ढंग को आप कर सके, वही लिरिकल वे में उसको प्रस्तुत कर जिस सके। तरह एक अणु के अंदर, परमाणु के अंदर ऊर्जा के असीमित भंडार का संचयन होता है, तो मुझे लगता है किसी भी गीत में किसी कंटेंट को ऊर्जा से कहना चाहिए समृद्ध बनाने का काम शिल्प ही करता है। शिल्प ही करता है, उसको पावर वही देता है। अन्यथा कंटेंट तो होता है। शिल्प का बहुत बड़ा रोल होता है देखा जाए तो, समझे। कंटेंट तो कंटेंट है जी जी। अब कंटेंट के चक्कर में शिल्प की लोग जो है अमूमन उपेक्षा कर देते हैं, तो जब होना नहीं चाहिए। जब तक शिल्प ही तो निर्धारित करेगा कि ये और क्या पोएट्री के किस फॉर्म में है, कविता के किस फॉर्म में है। भाई चाहे नई कविता ले लो, हाँ, नई कविता में अभी जो कहन है, जी जी, शिल्प क्या है? जो कहन है, कहने का ढंग है, लहजा है, वही शिल्प है। वही शिल्प है। और क्या है? शिल्प स्टाइल है, शैली है, वही शिल्प है। और शिल्प ही संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। और क्या, शिल्प ही संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। जी जी। भाई शिल्प जो है ना, हमारी अनुभूतियां सामान्य जन की अनुभूतियों से कैसे जुड़ती हैं, है ना। अब हम जो गीत लिखते हैं तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारी ही बात है, हमारे ही मन की बात कह दी ने, तो संप्रेषण ही कहलाता है। यानी हमारी बात वहां तक संप्रेषित हो रही है, यानी उसकी भावनाओं से हमारी भावनाएं जुड़ रही हैं, ये तो संप्रेषण है। और क्या है? सही कह रहे हैं। तो संप्रेषणीयता कैसे आएगी? जब तक आपके लेखन में अनुभूतियों में सच्चाई नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, है ना, अनुभूतियां आपकी बिल्कुल प्रामाणिक नहीं होंगी, तब तक मतलब वो चीज नहीं आएगी, तब तक संप्रेषण ही आपकी कविता नहीं हो सकती। बहुत दिक्कत है इसमें। उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। मुझे लगता है पिछली सदी के ही उत्तरार्ध में डॉक्टर राधेश्याम बंधु ने एक समवेत संकलन निकाला था, और उसके बाद इनके समवेत संकलन आते हैं डॉक्टर निर्मल शुक्ल ने निकाला। निर्मल शुक्ल के बाद के समवेत संकलनों में नचिकेता जी के ने 2-3 संकलन निकाले। राधेश्याम बंधु ने तो और थोक के भाव निकाल लिए, उनके 3-4 निकाल लिए हैं। तो इन समवेत संकलनों का हम नवगीत के विकास में कहीं कुछ योगदान देखते हैं, या किस तरह की भूमिका मानी जाए? इसमें इन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं भी लिखी हैं, तो किस तरह से? राधेश्याम बंधु तो मक्कार रहा है जी जी। वो कुल मिला के उसने बहुत मक्कारी की है। संकलन निकाले जरूर हैं, मोटे मोटे पोथे निकालने से क्या होता है? एक बड़ी चीज और हुई है, उन्होंने आधे से ज्यादा लोगों को तो खारिज ही कर दिया। अच्छा, वो समवेत संकलन नहीं कहते उनको। हाँ, वो उनकी व्यक्तिगत आलोचना की किताब कहते हैं। हाँ, जबकि उसमें वो मक्कार है। राधेश्याम बंधु ने मतलब नवगीत की रेड़ मारी है साले ने, कुछ कुल मिला के, और कुछ नहीं। अच्छा, एक काम फजीहत की है उसने नवगीत की। जी जी। भाई सब लोगों को मतलब भाई वरिष्ठ लोगों को तुमने छोड़ दिया, जो स्थापित लोग हैं नवगीत के, उनको तुम इग्नोर कर रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे हो अपने संकलनों में उनकी। वो तो ये कह रहे हैं नवगीत को जो किया मैंने किया है। हाँ, जो कुछ किया है मैंने किया, मैंने स्थापित किया है। तो राधेश्याम बंधु के बारे में तो मतलब खुल के मतलब हमने लिखा भी है एक जगह। और अच्छा, एक काम अभी इनने किया, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने, इन्होंने कितने 5 खंड निकाले इन्होंने। जी हाँ, है ना। तो लेकिन इन्होंने नई सदी के नवगीत के नाम से किया शायद, और 2000 के बाद के ही नवगीतों को लिया इन्होंने। तो किस तरह से देखते हैं इन समय संकलनों को? पूरा आप देखें अपन तो पहला खंड तो ठीक लगा हमको, बाकी बाद में लीपा पोती ज्यादा है कुल मिला के। और दूसरा क्या है कि ओम प्रकाश सिंह भी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो वो महत्व पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। मतलब 5 संकलन निकाले, 5 में क्या है, कूड़ा कचरा जो है 90% तो कूड़ा कचरा है।
जिनकी कोई गीत में पहचान नहीं है, वो नवगीतकार हो गए। सबको उन्होंने नवगीतकार बना दिया, A to Z। जितने बड़े बड़े ये नाम थे, सब जो छाए रहते थे फेसबुक पे, वो सब नवगीतकार हो गए। जी जी। तो ये कुछ समझ में आया नहीं ओम प्रकाश सिंह का हमको हिसाब किताब। गंभीरता से किया वो काम हमको तो नहीं लगता भाई। जी जी। जिस तरह से, और दूसरा अपने बारे में अपनी प्रशंसा, बड़े बड़े अपने बारे में लेख जो है सबने यही किया है। नचिकेता ने भी यही किया है, और वीरेंद्र आस्तिक ने, और सबने उनके जीवन परिचय छप रहे हैं, फोटो छप रहे हैं, चित्र छप रहे हैं। और संपादक का काम ये थोड़ा ही है यार। अब समूना सिंह ने नवगीत दशक निकाले, समूना सिंह का कहीं नामोल्लेख नहीं है, मतलब चित्र वित्र नहीं है, कहीं नहीं है। अपने बारे में एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने। जी। तो OP सिंह का हिसाब किताब अलग रहा है। जी। और दूसरा सेटिंग है भाई, उनके पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, छपा लेते हैं जी। और हिसाब किताब है अपने अपने। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, ये बहुत व्यक्तिगत भी है, जिस पर बात नहीं करते हम प्रायः। अपने कविता लिखने के लिए जैसे कहा गया, वियोगी होगा पहला कवि, आज से निकला होगा गान। पंत जी का है। हाँ, पंत जी का है। तो क्या आपको लगता है इस तरह के व्यक्तिगत प्रेम या प्यार, कविता लेखन का शुरुआत जिस किशोर उम्र में होता है, क्या उन चीजों का भी योगदान है यहाँ पर? कविता असल क्या है कि जब तक हमारे मन को कोई ठेस नहीं लगती, हम संवेदित नहीं होते, मर्माहत नहीं होते, तब तक हम कविता आती नहीं है निकल के। नहीं तो इस तरह के अब वो चाहे वो प्रेम वियोग की बात हो, या जीवन संघर्ष की जो यातनाएं और जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसमें उसकी टूटन हो या घुटन हो, विक्षोभ हो, वो हो। तो ये अलग अलग मतलब फेजेस हैं जीवन के संघर्षों की। नहीं तो लिखने के शुरुआत दौर में आपके अपने ऐसे व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं जिन्हें आप कभी ऐसे याद करते हो? तो हमने सबसे पहली कविता अपनी माँ के निधन के बारे में लिखी। जी जी जी। सबसे पहली कविता, सबसे पहली कविता हमारी वही है। जी। तो बंदी करते रहते थे। हाँ। लेकिन हमने पहले डायरी में पहली कविता हमारी वही है, जिसको हमने डायरी में उतारा था। तो भाई साहब हमारे बड़े प्रसन्न थे इस कविता को पढ़ के, उनके अच्छी है। तो कविता है, मतलब छंदबद्ध कविता है जी। तो वहां से धीरे धीरे माँ के निधन से हमको बहुत काफी मतलब ठेस पहुंची, बहुत ज्यादा। जी हाँ, वहीं से एकांत सा। जी हाँ। एक हमारे घर का वातावरण तो आप मैंने बताया ही था। जी जी हाँ, वो हाँ, तो होता है। तो और उस उम्र में व्यक्ति महसूस भी बहुत करता है। जी हाँ। एक चीज और भी है कि वो जो उम्र है, किशोर की उम्र, अपने 12-13 से लेके और 18-20 तक मान लें, तो बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत संवेदित कर देती हैं, बहुत पिन करती हैं। क्योंकि मनुष्य की जो संरचना है, उस दृष्टि से उस समय का ईगो काफी हाई होता है, बहुत ज्यादा। हाँ। तो इसलिए भी चीजें बहुत वो करती हैं। और चलिए, बातचीत अपनी आज की बहुत बढ़िया रही, काफी ऐसी चीजें बताई आपने जिन पर चर्चा प्रायः नहीं हो पाती लगातार, और लंबी कभी और फुर्सत में करेंगे। हमको मालूम नहीं हमने क्या कहा, क्या बोला।